हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द इनाम में। मैं इनाम सर आज आपको क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के महत्वपूर्ण सवाल लेके आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझिएगा आप। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सवाल, देखिए कह रहा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालें। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में, ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर में आपको सबसे पहला काम करना है कि सवाल को ध्यान से पढ़ें। यदि आप चाहे तो एक सवाल को 2 मर्तबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान से पढ़ें। सवाल को पढ़ करके फिगर बनाएं, सवाल को पढ़ के फिगर बनाना ये सबसे इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में। तो चलिए सवाल को एक बार और पढ़ते हैं, समझते हैं और फिगर बनाते हैं। कह रहा कि एक बहुमंजिला भवन, है। याद रखिएगा, बहुमंजिला, मंजिल मतलब जो इमारत होते हैं और बहुमंजिला मतलब काफी ऊंचा होता है बहुमंजिला। देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए फिगर बनाने का सबसे आसान तरीका है, आपको इस तरह के एक धरातल बना लेना है। आपको जमीन ले लेना है, धरातल मतलब बेस ले लेना है, आधार ले लेना है, और इस पे यहाँ पे मैं इस प्रकार से बहुमंजिला भवन बना लूंगा। इसे मैं बहुमंजिला भवन मानूंगा। और सवाल में ध्यान से देखिएगा आप, तो कह रहा कि बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन, एक बहुमंजिला भवन है और एक भवन है, एक बहुमंजिला भवन है और एक भवन है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बहुमंजिला भवन होता है उसका हाइट थोड़ा ज्यादा होगा भवन की अपेक्षा। भवन की ऊंचाई कम होती है और बहुमंजिला भवन की ऊंचाई अधिक होती है, याद रखना आपको। अब सवाल में जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले बोला था बहुमंजिला भवन, तो हमने आधार ले लिया, बेस ले लिया, इस प्रकार से आपको ले लेना है। उस पर हमने एक सरल रेखा खींच लिया, सरल रेखाखंड खींच लिया। ये बहुमंजिला भवन है, इसे मैं बहुमंजिला भवन मानूंगा और ये भवन हो गया। तो भवन का जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कम रहेगा, बहुमंजिला भवन का हाइट ज्यादा रहेगा। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब सवाल को फिर पढ़ेंगे, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे हम करेंगे। सवाल में कह रहा कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर, किसके शिखर? शिखर मीन्स होता है चोटी, ये टॉप, और ये जो पाद बिंदु होगा उसको तल समझिएगा आप, आधार समझिएगा। अगर शिखर कहेगा तो इसके चोटी, और तल कहेगा या पाद बिंदु कहेगा तो इसके जो आप जो तल है, इसके जो आधार है वो समझिएगा। ध्यान रहे आपको, ध्यान दीजिए, आप इधर ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, किसके शिखर से? बहुमंजिला, यहाँ पे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, बहुमंजिला भवन के शिखर ये है, बहुमंजिला भवन का शिखर ये रहा। तो बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पे, किससे देखने पे? शिखर से देखने पे, तो यहां से देख रहा है। तो बहुमंजिला भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन। अब यहां से एक चीज, अब कह रहा है कि बहुमंजिला भवन का जो शीर्ष है, चोटी है, वहां से देखने पे एक बिल्डिंग दिख रहा है, एक भवन दिख रहा है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है। देखिए सवाल पढ़िएगा, क्लियर होते जाएगा और लिखते जाना है। बहुमंजिला भवन से किसको देख रहा है? तो भवन के शीर्ष को ही देख रहा है। किसको दिख रहा है? तो ये बहुमंजिला भवन का शीर्ष, और ये रहा भवन का शीर्ष। तो बहुमंजिला भवन से किसको देखा जा रहा है? तो ध्यान दीजिएगा, बहुमंजिला भवन से किसको देखा जा रहा है? भवन के शीर्ष को देखा जा रहा है। अब ध्यान दीजिए, अब मान लीजिए, अब यहाँ पे ध्यान देना आपको, यहाँ पे कोई मनुष्य है या फिर कोई व्यक्ति है, यहाँ से नीचे की ओर देख रहा है। जैसे नीचे की ओर देखेगा, आपको एक चीज याद रखना, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, अवनमन
कोण, एक होता है उन्नयन कोण और एक होता है अवनमन कोण। याद रखना है आपको, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पे बनेगा उन्नयन कोण, और अवनमन कोण कब बनेगा, जब हम ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उसमें जो कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। याद रखिएगा, अगर आप जमीन पे मतलब धरती से कोई उड़ता हुआ हवाई जहाज को देख रहे हैं तो आपके द्वारा बना हुआ कोण, आपके द्वारा बना हुआ एंगल वो उन्नयन कोण होगा। यदि हवाई जहाज पे कोई बैठा मनुष्य है, वो धरती को देख रहा है, तो मूड़ी यानी दृष्टि रेखा को नीचे करना पड़ेगा, तो उसके द्वारा बना हुआ एंगल, उसके द्वारा बना हुआ कोण अवनमन कोण कहलाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इधर, पूरा फोकस आपको रखना है समझने पे। हम लोग कहां तक समझ गए थे कि बहुमंजिला का जो शीर्ष है वो शीर्ष से मतलब उसके जो क्या कह रहा था, शिखर है, शिखर से मंजिल जो है उसके शिखर को देखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे उस मनुष्य का सीधा जो जाएगा वो एक दृष्टि रेखा होगा, इसका दृष्टि रेखा यहाँ पे होगा। पहले वो इसका दृष्टि रेखा इस प्रकार था एकदम सीधा, वो नीचे किया, जैसी नीचे करेगा देखने के लिए अपने दृष्टि रेखा को जैसे नीचे करेगा तो इसमें जो कोण बना है वो कोण कितने डिग्री का कह रहा है कि 30 डिग्री का। क्रमशः में है तो पहला जो बात बोला है उसका पहला एंगल हो जाएगा। तो कितने डिग्री कह रहा है कि 30 डिग्री, 30 डिग्री। बहुमंजिला ऊंचा है, आपको थोड़ा आइडिया भी लगा सकते हैं। ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, थोड़ा दृष्टि रेखा को नीचा करना पड़ेगा, जैसे नीचे करेंगे 30 डिग्री का कोण बन गया यहाँ पे। अब ध्यान देना, एक चीज और हमें बताइए, यदि आपको इसका ऊंचाई निकालना है तो आप पूरा का ऊंचाई नहीं निकाल सकते, आपको पता नहीं है, लेकिन आप इतना ऊंचाई तो जरूर निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है और आपको भी पता है कि यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर है। जब यहां से यहां तक की दूरी 8 मीटर होगी तो यहां से यहां तक की भी दूरी 8 मीटर होगी, होना चाहिए इसे। अगर ये 8 मीटर हुआ तो यहां से यहां तक, केवल यहां से यहां तक की दूरी भी कितना होगा, 8 मीटर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए कैसे कैसे फिगर बन रहा है, ध्यान से देखना है। फिर आगे बढ़ेंगे, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, देखिए अवनमन कोण का चर्चा है। तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री हमने दे दिया, 45 डिग्री। अब क्या कह रहा है कि वो जो मनुष्य है या कोई भी चीज, यहाँ पे कोई वस्तु है, वो मंजिल के जो मंजिल है इसको शीर्ष को देख रहा था तो 30 डिग्री का कोण बना था। अब क्या कह रहा है कि ये इसके किसको देख रहा है, तल को देखेगा। ये जो मंजिल था, ये बिल्डिंग है, इसके तल को देखने का कोशिश करेगा। ये जैसे ही इसके तल को देखेगा तो इसके दृष्टि रेखा को और नीचे करना पड़ेगा, और जैसे ही हम नीचे करेंगे तो एंगल और ज्यादा बनेगा। पहले 30 डिग्री बन रहा था, अब 45 डिग्री बनेगा। ये सवाल में लिखा हुआ, देखिए 30 डिग्री हमने बनाया, 30 डिग्री 45 डिग्री बना दिया। अब ध्यान देना आपको, अवनमन कोण पे सवाल नहीं बनता है। हाइट एंड डिस्टेंस में अवनमन कोण पे सवाल नहीं बनता है, उन्नयन कोण पे बनता है। तो अवनमन कोण से हम उन्नयन कोण पे चेंज करेंगे। तो अवनमन कोण से उन्नयन कोण में कैसे चेंज होता है उसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे दो मैंने पैरेलल मतलब समानांतर रेखा ले लिया, रेखाखंड ले लिया। देखिए इसमें मैंने एक प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे जाने दिया। अब ध्यान से देखना आपको, इसमें एक अंत होता है, एक बाह्य होता है। फिलहाल अभी अंत समझिए आप। देखिए ये वाला एंगल, अगर ये एंगल, ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 20 डिग्री हुआ, 20 डिग्री हुआ तो ये भी 20 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये ये अंत एकांतर कोण है, ये इसके एकांतर कोण है। एकांतर कोण में क्या होता है, अगर ये 20 डिग्री हुआ तो ये भी 20 डिग्री होगा, अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये भी 30 डिग्री होगा। इसे एकांतर कोण कहते हैं। आप इतना समझिए, जेड के आकार का होगा ना तो यहाँ पे जो बनेगा, अगर यहाँ पे 10 डिग्री का कोण बना तो यहाँ पे भी 10 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ समझिए आप, ध्यान देना, आपको फोकस हटना नहीं चाहिए, ध्यान दीजिए, लगातार ध्यान देना है। यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ध्यान देना है, यहां से इतना ही देखिए, यहाँ पे इतना ही ना 30 डिग्री था, तो ये जब 30 डिग्री होगा, यहां से देखिए ध्यान से, ऐसे ऐसे ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे ध्यान देना। अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी, ये कोण भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। ध्यान से समझना है।
ये पूरा का पूरा 45 डिग्री था। जब ये पूरा 45 डिग्री होगा तो ये इस प्रकार देखना ध्यान से, इस प्रकार अब आइए, अब इस प्रकार आइए ऐसे, जेड देखिए जेड की तरफ बन रहा है। अगर ये 45 डिग्री है, पूरा 45 डिग्री है, तो ये इसके एकांतर कोण है। जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। पूरा का पूरा खेल फिगर का है, ध्यान से समझिएगा। यदि आप फिगर बना लेते हैं, सही बनता है, तो गलत होने का चांस ही नहीं है। कुछ मान लीजिए, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका नाम सी रख लेते हैं, इसका डी रख लेते हैं और इसका ई रख लेते हैं। ये क्या है? ये मीनार नहीं है, ये बहुमंजिल की ऊंचाई है। ये बहुमंजिल की ऊंचाई, ये भवन की ऊंचाई दे रखा है एग्जाम में, सवाल में 8 मीटर। तो अब क्या करेंगे, ये जो हाइट है, ये जो बहुमंजिल की हाइट है, उसे हम h मान लेंगे। ऊंचाई को हाइट बोलते हैं, इसलिए इसे हम h मान लेंगे। ध्यान से समझिए, अगर ये पूरा h मान लिए तो इतना दूर तो हमें पता है, क्योंकि ये 8 मीटर हुआ है तो ये भी 8 मीटर हुआ है। अगर ये 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर है। ध्यान से समझना आपको, लेकिन ये हमें नहीं पता है। तो अब हमें बताइए, अगर पूरा हाइट अगर 20 मीटर होता, मान लेते हैं, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहे हैं हम, यदि पूरा हाइट 20 मीटर होता और इसमें इतना दूरी हमें पता है, इतना हाइट, इतना ऊंचाई हमें पता है कि 8 मीटर है, तो 20 मीटर में से 8 मीटर को हम घटा देंगे तो 12 मीटर बच जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इतना दूर का जो हाइट रहता वो 12 मीटर होता। लेकिन ध्यान से देखिएगा, अभी तक हमें इसका प्रॉपर जो है हमें ऊंचाई नहीं पता चला, इसलिए हम h ही मानेंगे। यदि ये h हुआ तो इतना AE क्या होगा? AE का हाइट होगा h माइनस 8 मीटर। यस, ध्यान देना, पूरा का पूरा h है और इसमें यहां से यहां तक 8 मीटर है, तो ये क्या होगा? h माइनस 8 मीटर। देखिए फिगर लगभग कंप्लीट है। इसको मान लीजिए, इसको कुछ मान लीजिए, ये हो गया, इसको x मान लीजिए। क्या मान लेना है? इसे x मान लेना है, x मीटर मान लेना है। अगर ये x मीटर हुआ, सेम चीज देखिए, CD किसके बिल्कुल समानांतर है? BE के समानांतर है और दूरी भी सेम है। अगर ये x मीटर हुआ तो ये भी x मीटर ही होगा, इसके बीच का दूरी। ध्यान से देखना आपको इस फिगर में सबसे पहले हम त्रिभुज ACD में काम करेंगे। 45 डिग्री को लेते हुए सबसे पहले आपको काम करना है, त्रिभुज ACD में काम करना है। 45 डिग्री को लेते हुए हमने बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को h मान रखा है और बहुमंजिला भवन से भवन की जो दूरी है उसको हमने x मीटर मान रखा है। इसे आप मीटर में लिख सकते हैं इस तरह। यहां पे थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा, आपको लिखना होगा सॉल्यूशन, लिखना होगा, आपने जो माना है उसे लिखना होगा। माना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, माना कि बहुमंजिला भवन की ऊंचाई को हमने क्या मान रखा है? तो हमने h मान रखा है, h मीटर। और हमने इसके बीच के दूरी को क्या मान रखा है? दूरी को क्या मान रखा है? तो x मीटर मान रखा है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले हम काम करेंगे एंगल ACD में काम करेंगे, मतलब त्रिभुज ACD में काम करेंगे। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, समकोण, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है वहां पे, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज A, क्या नाम है? ध्यान से देखिए, A यहां आपको आना है C पे और D पे आना है, ACD में। अब ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा फॉर्मूला सूट होगा? ये बहुत कंफ्यूजन रहता है, बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होने दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपके मस्तिष्क में नहीं आएगा कोई कंफ्यूजन। ध्यान दीजिए, आप देखिए 3 फॉर्मूला लगाना आपको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। यही 3 फॉर्मूला में क्लास 10th का सभी सवाल निपट जाता है, याद रखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस प्रकार से फॉर्मूला आपको बनाना है। अब ध्यान से देखना है, कोई भी समकोण त्रिभुज हो तो इस प्रकार से जो झुका हुआ भुजा है, क्रॉस है, तिरछी ऊंचाई दिख रहा है आपको, उसे कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। ये इसका हाइपोटेनस हो गया। और ये एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है, और ये आपको पता ही है बेस होता है, आधार होता है।
अभी ध्यान देना आपको, हमें h निकालना है, x निकालना है, तो कहीं ना कहीं देखेंगे तो h और x का यूज होने वाला है, हाइपोटेनस का कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो वैसा फॉर्मूला ढूंढिए जिसमें p और b आता हो। इन तीनों फॉर्मूला में आप देखिए जिसमें p और b आता हो, कौन सा फॉर्मूला चेक कीजिए, PB। देखिए इस तरह आपको फॉर्मूला सिलेक्ट करना है। कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट हुआ, टेन थीटा बराबर p बट्टा b। यहाँ पे आपको याद रखना है टेन थीटा बराबर p बट्टा b होता है, ध्यान रखना आपको, ध्यान देना आप यहाँ पे। अब लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखना आपको टेन थीटा बराबर p बट्टा b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन ऐसे ही रहेगा, थीटा, थीटा के जगह पे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का, 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 45 डिग्री लगा देना। P, ध्यान से देखना आपको, ये जो P है ना, इसे, ये तो हाइट है एक तरह से, और हाइट को हमने क्या मान रखा है, h मान रखा है, तो P को हटा के हम लिख देंगे h मीटर बट्टा, ध्यान देना आपको, और इस B को हटा के, B मतलब बेस, अब बेस को हमने क्या मान रखा है, दूरी को क्या मान रखा है, तो x मीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे x मीटर। क्या लिखना है, सॉरी मैंने 8 लिख दिया, क्या x मीटर लिखना है, क्या लिखना है, x मीटर। अब टेन 45 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप जो बुक होता है उसमें देख करके याद कर सकते हैं, उस चार्ट को याद कर सकते हैं। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखना आपको, और ये h मीटर बट्टा x मीटर हो गया। इसके बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, और बराबर के रूप में रहता है, भिन्न के रूप में रहेगा, बीच में बराबर रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, कोना कोनी गुना होता है, ध्यान देना है। तो x मीटर को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, x मीटर बराबर में h मीटर को 1 से गुना करेंगे तो h मीटर हो गया। तो इसको मान लेना आपको समीकरण A। तो कहीं ना कहीं ध्यान से देखिएगा, तो जो दूरी है वो ऊंचाई के बराबर हो रहा है, तो अगर हम ऊंचाई निकाल रहे हैं तो दूरी भी निकल जाएगा ऑटोमेटिक। आपको एक ही चीज निकालना है, दोनों चीज नहीं निकालना, क्योंकि ऊंचाई दूरी के बराबर ही है, जितना ऊंचाई होगा उतना ही दूरी होगा। हमने सबसे पहले त्रिभुज ACD में काम किया है, अब कौन से त्रिभुज में काम करेंगे, ध्यान दीजिए, एंगल को पकड़ना, 30 डिग्री यहाँ है ना, कहीं और नहीं भटकना आपको, यहाँ ऐसे ऐसे आना है, और इस समकोण त्रिभुज, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे ध्यान देना आपको, दे रहना, ध्यान दे रहना, ये है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को लेते हुए, अब 30 डिग्री को लेते हुए यहाँ पे मैं लिखूंगा इस तरह, 30 डिग्री को लेना है। अब ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए, इसके सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर, और ये वाला हो गया बेस, परपेंडिकुलर, बस इतना ही दूर हुआ। अभी छोटे वाले त्रिभुज में काम कर रहे हैं हम, ये इतना ही हो गया परपेंडिकुलर, मतलब ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। तो वैसा फॉर्मूला जिसमें PB आता हो वो है फिर से टेन थीटा है, तो यहाँ पे लिखना आपको थोड़ा सा, अब समकोण, अब फिर से कौन त्रिभुज में काम करना है, तो लिखेंगे अब समकोण, समकोण लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी बताया मैंने, टेन थीटा बराबर ही होता है P बट्टा B, P बट्टा B, P परपेंडिकुलर, B बेस हो गया, ये लंब हो गया, और ये आधार हो गया, लंब को ही ऊंचाई बोलते हैं, तो P बट्टा B हो गया। ध्यान से देखना आपको, टेन थीटा बराबर P का मान कितना है, P यहां से यहीं तक है, पूरा नहीं, आपको H नहीं देना है, H माइनस 8 मीटर देना है, तो H माइनस 8 मीटर, ध्यान से देखिए, H माइनस 8 मीटर देना है। P के जगह पे हमने H माइनस 8 मीटर दिया, बट्टा B फॉर बेस, अब बेस फिर से क्या है, X मीटर, ये अगर X मीटर तो ये भी X मीटर होगा, तो यहाँ पे लिखना आपको X मीटर। यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए आप, टेन कितना डिग्री है, अब टेन इसी तरह लिखना आपको, थीटा के जगह पे अब कितना डिग्री है, अब है 30 डिग्री, लिखेंगे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1/√3 होता है, याद रखना आपको, H माइनस 8 मीटर बट्टा X मीटर ऐसे ही रहेगा। अब क्या करेंगे हम, बस कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर लेना है, यहां से कैसे भी करके आपको किसका वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, आपको H का वैल्यू निकालना है, हाइट निकालना है। एक चीज और देखिए, यहाँ पे एक स्टेप बच सकता है, एक लाइन बच सकता है,
एक्स मीटर, हमने कहीं पे एक्स मीटर बराबर कुछ लिखा है तो एक्स मीटर को हटा करके हम एच मीटर लिख देंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि अगर कोई भी समीकरण होता है उसमें अगर दो चर हो तो आप पूर्ण रूप से आंसर नहीं निकाल सकते हैं, एक ही चर करना पड़ेगा, या तो एच रखना पड़ेगा या तो एक्स रखना पड़ेगा। तो एक्स मीटर को हटा करके हम क्या डाल रहे हैं? एच मीटर, क्योंकि एक्स मीटर के बराबर है एच मीटर। तो देखिए मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूं, ध्यान देना, आपको ध्यान हटना नहीं चाहिए, ध्यान नहीं हटना चाहिए, बस ध्यान दीजिए, दे रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। यस, थोड़ा मैं आगे पीछे कर लेता हूं, यहाँ ध्यान दीजिए, यस यहाँ ध्यान देना। क्या करेंगे अब? 1/√3 ऐसे ही रहेगा, 1/√3 ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना है, 1/√3 ऐसे ही रहेगा बराबर h माइनस 8 मीटर ऐसे ही रखेंगे। x मीटर को हटा के हम क्या इस्तेमाल करेंगे? h मीटर इस्तेमाल करना, क्योंकि x मीटर के बराबर h मीटर है तो h मीटर लिख देंगे यहाँ पे। अब क्या करना है? कोना कोनी गुना करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है जब भिन्न के रूप में हो और बीच में बराबर हो। तो अब क्या करना है? ध्यान से देखिए, h मीटर को 1 से गुना करेंगे तो h मीटर बराबर h को √3 से गुना करेंगे तो √3h हो जाएगा, माइनस का माइनस, √3 को 8 से गुना करेंगे √3 8, या फिर 8√3 भी आप लिख सकते हैं, 8√3 मीटर भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, हम क्या करेंगे? h वाले को एक तरफ कर लेते हैं, h वाले को एक तरफ कर लेते हैं, h वाले को एक तरफ कर लेते हैं, यहाँ पे मीटर दोनों के साथ लगा होगा, h वाले को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, h वाले को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके साथ भी मीटर लग जाएगा, इसके साथ मीटर लग जाएगा। h मीटर ये प्लस में है, जैसे ही इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, माइनस √3, ये जो प्लस में ये इस साइड आएगा माइनस में आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस √3h मीटर बराबर, इधर क्या बचा? माइनस 8√3 मीटर। देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या? चेक कीजिए, कुछ कॉमन हो रहा है? हाँ बिल्कुल कॉमन हो रहा है, इसमें h मीटर कॉमन हो रहा है तो हम कर लेंगे h मीटर को आप हटा भी सकते हैं, लास्ट में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ले सकते हैं एक साथ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। h मीटर को कॉमन कर लेंगे तो इधर कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, माइनस का माइनस, h मीटर को हमने बाहर कर ही लिया है तो क्या बचेगा? यहाँ √3 बचेगा बराबर, इधर जैसे का तैसे 8√3 माइनस 8√3 मीटर। देखिए मीटर से मीटर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ध्यान देना, आपको मीटर से मीटर खत्म हो जाएगा और h का वैल्यू जैसे ही निकालेंगे, h का मान जैसे ही निकालेंगे माइनस 8√3 ऐसे ही रहेगा, और जो गुणा में होता है वो बट्टा के नीचे, आगे बट्टा के नीचे चले जाता है तो 1 माइनस √3 बट्टा के नीचे चले जाएगा। अब क्या करेंगे? यहां से हमें लग रहा है क्या कि हरों का परिमेकरण करना चाहिए, शुद्ध आंसर यहाँ पे आ नहीं रहा है, थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए, तो यहां से अब करेंगे। गणित का एक नियम होता है जिसे कहते हैं हरों का परिमेकरण, तो लिखेंगे यहाँ पे हरों का, इस तरह लिखेंगे, हरों का परिमेकरण, परिमेकरण करने पर, हरों का परिमेकरण करने पर। ध्यान से देखिए, हरों के परिमेकरण में क्या होता है कि जो हर में होते हैं ना उसको ही गुना करके ऊपर लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, अभी मैं समझाऊंगा। h बराबर माइनस 8√3 ऐसे ही रहेगा, बट्टा में जो है वो भी ऐसे ही रहेगा, गुना का चिन्ह देना है। जो चीज हर में है, हरों का परिमेकरण कर रहे हैं, जो हर में है उसको हम ऊपर लिख देंगे। हरों का परिमेकरण कहने का मतलब होता है, ध्यान से देखिए, ये जो है ना इसको ही यहाँ लिखना है, इसको ही यहाँ लिखना है, बस क्या करना है, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो, सॉरी यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 1 + √3, और ऊपर में जो लिखा हुआ है उसको ही नीचे में लिखेंगे। एक बार और समझिए, ये भिन्न के रूप में था, हरों के परिमेकरण में जो चीज रहेगा वही लिखना है, बस अगर माइनस में है तो प्लस कर देना है, प्लस में है तो माइनस, मतलब चिन्ह का बदल देना, चिन्ह का परिवर्तन कर देना। माइनस था, हमने प्लस किया, जो ऊपर लिखा रहेगा उसी को नीचे लिखना, ठीक है। अब देखिए h का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, ध्यान देना आपको, बस आंसर आ ही गया। माइनस 8√3 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस 8√3 ही होगा, माइनस और प्लस। ध्यान से देखिए, इसको मैंने 1 से गुना किया तो ये जैसे का तैसे हो जाएगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे माइनस होगा, और 8
ये 8 ऐसे ही रहेगा, इसके बीच में गुना का चिन्ह होता है, रूट तीन गुना होकर के 3 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। रूट 3 गुना रूट 3 होता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखिए, कोई भी चीज गुना में 2 मर्तबा होता है तो उसका हम स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कटता है तो इस तरह 3 होता है। तो रूट तीन गुना होके क्या होगा, 3 होगा। रूट तीन गुना होके क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पे रूट तीन गुना होके 3 हो गया। बट्टा में देख लीजिए, ये हमें लग रहा है कोई फॉर्मूला बैठ रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की जगह पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा -8 रूट 3 माइनस 8 त्रिक 24 बट्टा माइनस, देखिए माइनस यहाँ पे कट गया, रूट 3 बचा, -3 बचा है, -3 में से 1 गया तो -2 बचेगा। यहाँ पे लग रहा है कि हमें कटेगा तो कॉमन ले लेते हैं, -8 इसके पास भी है, यहाँ कर सकते हैं आप। अगर आपको कॉमन लेने में दिक्कत समस्या है तो आप गुना मत कीजिए। देखिए ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं करेंगे, एक स्टेप आपको समझ में आएगा, ऊपर में कुछ भी नहीं करना है, एकदम छोटे बच्चे की तरह आपको समझा रहे हैं। -3 रूट तो कट चुका है, -3 में से 1 चले गया तो -2, -8 इसके पास भी है, -8 इसके पास भी है, इसको बाहर बुला लीजिए, कॉमन ले लीजिए, उभयनिष्ठ कर लीजिए, तो बच गया रूट 3, अंदर में माइनस ले ही लिए बाहर तो प्लस बच गया रूट 3 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया, बट्टा के नीचे -2 बच गया, माइनस माइनस खत्म, 2 से काटेंगे 2 चौके 8। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है 4 रूट 3 प्लस 3, इसको गुना कर दीजिए आप, तो 4 को रूट 3 से गुना करेंगे, 4 रूट 3 प्लस 4 तिया 12, तो ये इसका लास्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखना है, h बराबर कितना आ गया, 4 रूट 3 प्लस 12, ये h का मान, ये ऊंचाई, हमने ऊंचाई निकाला। ध्यान से देखिए, अभी जो भी हमने किया है उससे केवल हमने ऊंचाई निकाला है। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना है, अब कुछ नहीं करना है, जो ऊंचाई का आंसर है, जो मान है वही किसका हो जाएगा, x का मान हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 रूट 3 प्लस 12, ये x का मान हो जाएगा। और हमने h को भी h मीटर माना है और x को भी x मीटर माना है, तो यहाँ पे हम मीटर लगा देंगे। और इस तरह आपको लिख देना है, अतः करके लिख देना, आपको इस तरह अतः करके लिख देना, इस तरह मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस तरह आपको अतः करके लिख देना है, यहाँ ध्यान देना, लिख देंगे। अब इस तरह लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखना आपको अतः मंजिला भवन की ऊंचाई कितना हो गया, बहुमंजिला भवन की ऊंचाई कितना हो गया, h बराबर 4 रूट 3 प्लस 12 मीटर। उसी तरह फिर लिखना आपको, जो बहुमंजिला भवन है से भवन की दूरी कितना हो जाएगा, उसके बीच की दूरी भी कह रहा था, दूरी जिसको हमने x मान लिया, तो दूरी x बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी भी सेम रहेगा, 4 रूट 3 प्लस 12 मीटर। मतलब ऊंचाई भी सेम और दूरी भी सेम। क्यों सेम हुआ है वो भी थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ सबसे पहले हमने इक्वेशन 1 बनाया था, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 को आप देखेंगे तो x मीटर के बराबर h मीटर, इसका मतलब अगर दूरी जितना होगा उतना ही ऊंचाई होगा, ऊंचाई जितना होगा उतना ही दूरी होगा। तो ये इस प्रकार से बनेगा। यदि आप इस प्रकार से बनाते हैं तो आपको पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान से बनाइएगा और आपसे उम्मीद है कि आप एग्जाम में इसे बढ़िया ढंग से करके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको किसी विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।